दूसरा जो है दैट इज 1320 से लेकर टिल 1414 तक, ठीक है। तो 30 इयर्स की डायनेस्टी ये है और 94 इयर्स की डायनेस्टी ये थी। इतना लंबा इयर्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो मैं आपको वो चीजें क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको जो डाउट्स होंगे वो भी दिमाग से निकल जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आपको लास्ट वाली क्लास की कहानी को बताता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको ये बता रहा था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा और वो दिल्ली और लाहौर के एरिया में रूल करना शुरू करता है, तो वो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था और मोहम्मद गौरी के ऐसे और भी स्लेव थे, जैसे कि याल्दूस था जो कि रूल करता है गजनी के एरिया में। ऐसे ही आप देखो मैंने आपको बताया था कि एक कुबाचा था जो कि रूल करता है मुल्तान के एरिया में, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, बख्तियार खिलजी था जो कि बंगाल में रूल कर रहा होता है। तो ये जो है वो स्लेव होते हैं मोहम्मद गौरी के और मोहम्मद गौरी इनको अपॉइंट करके चला जाता है। जब मोहम्मद गौरी चला जाता है तो याल्दूस का ये कहना था कि भाई क्योंकि मैं उस जगह से रूल कर रहा हूँ जहाँ पर गजनी एक्चुअली है रूल कर रहा था, तो ये जितना भी टेरिटरी गौरी ने जीता है ये सब मुझे मिलना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर ये जो स्लेव्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं और याल्दूस और कुबाचा की लड़ाई होती है, ठीक है। बट उसमें आप देखो कहीं ना कहीं कुबाचा वीक पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो याल्दूस को हरा देता है थर्ड बैटल ऑफ टाइम इन 1280 और फिर वहां से जो स्लेव्स की कंपटीशन था वो स्लेव्स का कंपटीशन खत्म हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को रियल फाउंडर नहीं कहा जाता है। उसका बड़ा रीजन यही था कि उसने कैलिफेट से वो वैलिडेशन नहीं लिया था जो कि आगे चल के इल्तुतमिश वैलिडेशन ले लेता है। और मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक में 3-4 पॉइंट्स बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कैपिटल बनाया था लाहौर को और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसको लाख बख्श कहते थे, यानी कि गिवर ऑफ लैक्स कहते थे। मैंने ये भी बताया था कि उसने यहाँ पर कुछ लोगों को पैटर्नाइज किया था, जैसे कि मैंने बताया था कि हसन निजामी को पैटर्नाइज किया था, फखरुद्दीन को पैटर्नाइज किया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर शुरू करवाया था, राइट। हमने इसी तरह से देखा था अलाउद्दीन का झोपड़ा भी, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। बट मैंने कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का टेन्योर बहुत छोटा था, 1206 से लेकर 1210 तक रूल करता है और पोलो खेलते हुए, जिसको हम चौगान भी कहते हैं, घोड़े पे बैठ के वो बॉल को हिट करना होता है, वो गेम को खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है जो कि उसका दामाद होता है, राइट। तो आई होप यहाँ पर सब लोग जो है वो मेरी बात को क्लियर कर चुके होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी जो है वो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी। 1210 के बाद इल्तुतमिश जब गद्दी बैठता है तो मैंने आपको उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताए थे। पहली चीज तो ये कि वो कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, कैपिटल दिल्ली बनाता है जो कि अभी तक लाहौर थी और इल्तुतमिश ही वही है जिसने इक्का सिस्टम को शुरू किया था। इक्का सिस्टम में क्या होता था कि उसके प्रोविंस था दिल्ली सल्तनत का, उसको इक्कास में डिवाइड कर दिया गया था और उस इक्का को एक इक्तेदार गवर्न करता था, ठीक है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इल्तुतमिश था जिसने जित्तल के कॉइन्स और उसने टंका कॉइन्स को रिवील किया था, यानी इसको अनवील किया था या फिर लाया था। टंका कॉइन्स मतलब एक तरह से आपके कॉपर कॉइन्स हो गए और जित्तल कॉइन्स यानी कि आपके ब्रॉन्ज कॉइन्स हो गए। तो ये कॉइन्स को जो है वो इल्तुतमिश ने चालू यहाँ पर किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज खान की जो लड़ाई थी वो चल रही थी ख्वारिज़मी के एम्पायर के राजा के साथ जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। और मैंने कहा था जलालुद्दीन मांगबरनी ख्वारिज़मी एम्पायर का बादशाह था, रूलर था और मंगूल्स का अटैक जो है वो ख्वारिज़मी के ऊपर होता है। तो ख्वारिज़मी का ये बादशाह जलालुद्दीन अकबर जलालुद्दीन मांगबरनी जो है उसकी लड़ाई होती है चंगेज खान से और ये लड़ाई इंडस नदी के किनारे होती है। बट एनीवे चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी जब इल्तुतमिश से पनाह मांगता है तो मना कर देता है कि मैं पनाह नहीं दूंगा और वो मंगोल को खुश करना चाहता है इल्तुतमिश। बट फिर भी जलालुद्दीन मांगबरनी इंडस नदी को क्रॉस करके भारत की तरफ आ जाता है और फिर वो ये जंगल जो होते हैं नदियों के राउंड वहां पर छुप जाता है। कई महीनों तक चंगेज खान ने वेट किया जलालुद्दीन मांगबरनी का, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और वेस्ट साइड एक्सपेंशन शुरू करता है। तो यहाँ पर यही चीज कही जाती है कि अगर जलालुद्दीन मांगबरनी को पनाह दे दी जाती इल्तुतमिश के द्वारा तो हो सकता है कि उस वक्त मंगोल्स का इन्वेजन उसी वक्त हो जाता और उस वक्त दिल्ली सल्तनत की जो पावर थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो मंगोल के चंगेज खान का अटैक को झेल पाती और शायद भारत का इतिहास कुछ और हो जाता। लेकिन जलालुद्दीन मांगबरनी को पनाह ना देकर उसने भारत को उसने इल्तुतमिश ने चंगेज खान के इन्वेजन से भारत को बचा लिया था, रोक लिया था उसने। ये कहानी इल्तुतमिश के बारे में थी। मैंने कहा था कि इल्तुतमिश की डेथ होती है, इल्तुतमिश के डेथ होने से पहले ही उसके जो लड़के होते हैं इल्तुतमिश के बड़े निकम्मे और नालायक किस्म के होते हैं, तो वो अपनी बेटी रज़िया को अगला अपना वारिस अपना हेयर अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन दिक्कत यही थी कि जो इल्तुतमिश ने चालीसा बनाया था, एक्चुअली चालीसा का मतलब 40 से हो गया ग्रुप ऑफ 40, बट आप देखोगे कि वो ग्रुप ऑफ 40 एक्चुअली नहीं होता है, वो 40 का ग्रुप सिर्फ नहीं होता है, उसके अलावा भी उसमें मेरे और कम लोग रहे होंगे। बट ये बात समझ में आती है कि हाँ चहलगानी जिसको चालीसा कहा गया ये इल्तुतमिश ने बनाया था। इसमें टर्किश नोबिलिटी होती थी। टर्किश नोबिलिटी इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर बादशाह इल्तुतमिश है तो वो टर्किश नोबिलिटी उसके तरह से मंत्री परिषद हो गया, उसके मिनिस्टर्स हो गए जो उसको एडवाइस एडवाइस करते रहे होंगे। तो ये जो एडवाइस करने वाले टर्किश नोबिलिटीज थे वो सिर्फ प्योरली टर्किश होते थे, यानी टर्कमेनिस्तान वाले टर्क्स जिनका इस्लामाइजेशन हुआ था तो ये वो टर्क्स रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्क्स थे जब रज़िया बनती है सुल्ताना बनती है तो ये टर्क्स जो नोबिलिटी होती है वो पसंद नहीं करते हैं रज़िया को, क्योंकि पहला चीज तो वो एक फीमेल होती है और कैसे एक फीमेल की बातों को मेल सुन ले ये ईगो बड़ा रहा होता है। और दूसरी बात ये कि रज़िया को इसलिए पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि वो अपने जो उसका एक एसोसिएट होता है याकूत है ना, जो कि आप देखोगे कि ही वाज अ नॉन टर्क, उसको टर्किश नोबिलिटी में पोजीशन दे दी जाती है। तो टर्क्स को बड़ा यहाँ पर गुस्सा आता है इस बात पे कि भाई तुम्हारे बाप ने हमेशा चालीसा या चहलगानी के अंदर टर्किश नोबिलिटी को रखा था, लेकिन रज़िया ने नॉन टर्क को यहाँ पर डेजिग्नेशन या पोस्ट दे दी थी, जिसकी वजह से टर्किश नोबिलिटी रज़िया से काफी ज्यादा नाराज थी। और फिर बीच रास्ते में जब ये लोग रिवोल्ट को सप्रेस करने जा रहे थे तो इनको कैप्चर कर लिया गया और याकूत को वहीं मार दिया जाता है। रज़िया आगे बढ़ती है, दुनिया को अपने साथ मिला लेती है, दुनिया को साथ दिखाती है कि हम लोग दिल्ली चल के साथ में वो रूल करेंगे और ये रिवोल्ट मत करो। लेकिन फिर से दिल्ली में एक बार कॉन्स्पिरेसी फिर से की जाती है और एक बार दुनिया को मार दिया जाता है। तो रज़िया का जो पूरा टेन्योर होता है 3 साल का 1236 से लेकर 1239 तक, वो पूरा रिवोल्ट को सप्रेस करने में निकल जाता है। उसके बाद गद्दी पे बैठता है नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन भी आता है लेकिन गद्दी पे बैठता है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद को लेकर मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअली नसीरुद्दीन महमूद वाज अ माइनर, वो छोटा होता है, माइनर होता है और बलबन जो है वो उस वक्त चीजों को गवर्न कर रहा होता है। तो बलबन एक तरह से रीजेंट होता है, रीजेंट के रूप में वो गवर्न करता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एशियन हिस्ट्री में सातवाहनों के टाइम पे जब श्री सातकर्णी माइनर थे तो उनकी मां रूल कर रही थी, है ना। वैसे ही आप देखोगे आगे चल के मुगलों में देखेंगे, आपने सुना होगा कि जब अकबर माइनर था तो उसकी जगह बैराम खान रूल कर रहा था। उसी प्रकार से जब नसीरुद्दीन महमूद वाज माइनर तो बलबन जो है वो रूल कर रहा था और एक तरह से इनडायरेक्टली रूल करता था। लेकिन बलबन इनके खिलाफ काफी साजिशें रच दी गई कि भैया नसीरुद्दीन महमूद जी आपका ये जो यहाँ पर बलबन है ना, ये जो आपका नायब है, डेप्यूटी है, ये आपको कभी भी खा देगा। और इस डर की वजह से नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को इस नायब की पोस्ट से यानी कि अपनी नोबिलिटी से निकाल दिया और उसको बाहर कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा आदमी बिठाया जिसका नाम था रैयान। रैयान को वो पद दिया गया जिस पर बलबन बैठा हुआ था। लेकिन अपने आप को रोकता नहीं है और वो अपने ग्रुप को बढ़ाता रहता है और वो कॉन्टैक्ट में आता है मंगोल्स के भी। और नसीरुद्दीन महमूद को ये फील होता है कि भाई मतलब आपका दर्जा ज्यादा बेहतर है, आप बड़े हैं हमसे, बड़े नजर कि आपका मंगोल्स के साथ कनेक्शन है, आप तो एक तरह से नसीरुद्दीन महमूद सरेंडर कर देता है। और फिर बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठा है। गयासुद्दीन बलबन ने पहले तो जो किंग का स्टेचर होता है, जो किंग की पोजीशन थी, सुल्तान की पोजीशन थी, सुल्तान की पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग किया और सुल्तान की पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई सबसे पहली बात कि थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। और थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप उसने क्या मतलब था, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप का कि सुल्तान जो है वो इज जिल इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये चीज मैंने आपको बताया था, इसलिए ऐसा क्यों किया ताकि जो टर्किश नोबिलिटी थी जो अपने अहंकार में जी रहे थे कि भैया जो हम है वो हम है, इल्तुतमिश ने हमको माना था तो हम ही हम होंगे, तो ये चीज बलबन
बलबन ने यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करी और बलबन ने टर्किश नोबिलिटी कहा तुम मेरे पैर की जूती की नोक हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बलबन ने कैसे बोला, मैंने आपको ये भी शायद जिक्र किया था और नहीं किया था तो आप जान लीजिए कि बलबन जो है वो वाइन नहीं पीता था, है ना। वो अपने यहाँ तक कहा जाता है कि वो अपने कोर्ट में हंसता भी नहीं था ताकि कोई उसको सीरियसली अनसीरियस नॉन सीरियस ना ले, यानी कि वो अपने कोर्ट में हंसता भी नहीं था, वो दारू भी नहीं पीता था, मना करता था ताकि कोई भी व्यक्ति उसको सीरियसली नॉन अनसीरियसली ना ले। तो ये हद तक जो गया, उसने ब्लड एंड की पॉलिसी को फॉलो किया, लेवातीस को दिल्ली से बाहर करने के लिए, है ना, जो बड़ा रकस क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट करने में लूट करते थे, रॉबी कर लेते थे, है ना। उसने संविधान पैरॉस की चीजें शुरू करी, आम लोगों से कहा तुम सजदा करो, पैरॉस को मेरे पैरों को चूमो, ठीक है। तो इस तरह से उसने तीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी इंक्रीज किया, नोबिलिटी की पावर को यहाँ पर खत्म कर दिया। लेकिन बलबन की व्यक्ति बात जो उसके सक्सेसर होते हैं, जैसे कि कैटी बाद एक आया था, बड़ा वीक सक्सेसर होता है, और वो जो भी स्लेव डायनेस्टी थी उसको नहीं संभाल पाता है और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी का परचम होता है वो खत्म हो जाता है 1290 में, और यहाँ से उदय होता है नई डायनेस्टी का, जिसको हम लोग खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये कहानी आप लोगों ने मेरी पूरी समझ ली होगी, ये हमने कल के लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, इस क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको ये 10-15 मिनट यहाँ पर दिए लास्ट के लेक्चर को रिवाइज करने में। एनी डाउट क्लियर, चलिए आप बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट क्लियर? हाँ,